नमस्कार। आज हम एक वायरल एनालिसिस को समझने वाले हैं। एक ऐसी फिल्म पर जो असल में है ही नहीं, धुरंधर 2। चलिए देखते हैं कि ये एनालिसिस इसकी परतों को कैसे खोलता है। तो ये सोर्स वीडियो शुरू एक बहुत बड़े और सीधे आरोप से होता है। ये कहता है कि ये जो ब्लॉकबस्टर फिल्म है ना, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही सोची समझी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट है। तो सवाल ये उठता है कि सोर्स के हिसाब से ये मैनिपुलेशन, ये हेरफेर आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है फिल्म के डिस्क्लेमर से ही। तो पहला सवाल, ये एक फिल्म है या फिर एक विज्ञापन? सोर्स का तर्क है कि फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइन को शुरू से ही जानबूझकर धुंधला किया गया है। देखिए, एक डिस्क्लेमर का काम होता है फिक्शन और रियलिटी को अलग करना, लेकिन सोर्स का आरोप है कि यहां इसका इस्तेमाल ठीक उल्टा किया जा रहा है, यानी फिक्शन और रियलिटी को मिलाने के लिए। इसकी तुलना एक बड़ी ही मजेदार मिसाल से की गई है। सोचिए, एक टमाटर केचप का ब्रांड है जिसका नाम है फ्रेश। अब ये तो बस नाम है ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि केचप वाकई ताज़ा है। तो एनालिसिस ये कहता है कि फिल्म का डिस्क्लेमर भी कुछ कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। चलिए अब देखते हैं प्रोपेगेंडा की उन तकनीकों को जिनका जिक्र इस एनालिसिस में है। तो पहली टेक्निक है इमोशनल प्राइमिंग। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि दर्शकों के मन में पहले एक बहुत मजबूत इमोशन, एक भावना पैदा कर दो। ऐसा करने से क्या होता है, वो बाद में आने वाले मैसेज या कहानी को ज्यादा आसानी से मान लेते हैं। इसे समझाने के लिए सोर्स एक कमाल की मिसाल देता है। वो कहता है कि ये कुछ ऐसा है जैसे पहले आपको कोई तीखी मिर्च खिला दे जिससे आपकी ज़बान जल जाए। अब इसके बाद अगर कोई आपको कुछ मीठा देगा ना, तो वो बहुत ज़रूरी और अच्छा लगेगा। एनालिसिस के मुताबिक फिल्म में भी यही होता है। एक बहुत इमोशनल सीन जो हिंदू विरोधी हिंसा पर है, उसे दिखाकर दर्शकों को फिल्म के पॉलिटिकल मैसेज के लिए तैयार किया जाता है। अच्छा, अब आती है दूसरी टेक्निक, और ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। इसमें क्या होता है, फिल्म का विलेन वो खुद हीरो की तारीफ करता है। सोचकर देखिए, अगर अवेंजर्स में थैनोस ये कहता कि जब से मैंने स्पाइडरमैन को देखा है ना, मेरे तो हाथ कांपने लगे। अजीब लगेगा, है ना? सोर्स का तर्क यही है कि जब दाऊद इब्राहिम जैसा किरदार चाय वाले की तारीफ करता है, तो दर्शकों के मन में हीरो की ताकत को लेकर यकीन एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर पहुंच जाता है। अब आते हैं एनालिसिस के उस हिस्से पर जहां फैक्ट्स को फिक्शन से अलग किया गया है। फिल्म में एक कहानी है विदेशी दखल की। दावा है कि आईएसआई और यूएसए ने भारतीय एनजीओज, मीडिया और यूनिवर्सिटीज को पैसे दिए ताकि 2014 में मोदी जीत न पाएं। लेकिन सोर्स इसके जवाब में दो बातें रखता है। पहली, अमेरिकी प्रेसिडेंट ओबामा ने चुनाव वाले दिन ही मोदी को फोन करके बधाई दी। और दूसरी, एक पूर्व आईएसआई चीफ ने कहा था कि वो मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे। मतलब कहानी दावे से बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं नोटबंदी की। फिल्म का दावा क्या है कि नोटबंदी एक मास्टर स्ट्रोक था, पाकिस्तान से भेजे गए 60,000 करोड़ रुपए के नकली नोटों को रोकने के लिए। लेकिन सोर्स इसके सामने रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट क्या कहती है कि उस साल सिर्फ 43 करोड़ के नकली नोट मिले थे। ये फर्क बहुत बड़ा है। और ये नंबर 99.3% ये इस बात को और भी मजबूती से सामने रखता है। आरबीआई के मुताबिक जितने भी नोट बंद हुए थे, उनमें से 99.3% तो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ ही गए थे। तो फिल्म क्या छिपाती है? सोर्स का तर्क है कि जो दिखाया नहीं गया वो भी उतना ही जरूरी है। एक टाइमलाइन देखते हैं। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंचते हैं। ये एक दशक में किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा था। और फिर ठीक 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकवादी पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमला कर देते हैं। सोर्स के मुताबिक ये पूरा सीक्वेंस, ये डिप्लोमैटिक विजिट और उसके फौरन बाद हुआ हमला फिल्म की कहानी से गायब है। और भी कुछ चीजें हैं जिनका जिक्र नहीं है, जैसे कि 2019 का पुलवामा हमला, जिसमें सोर्स के मुताबिक 11 इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। या फिर 2020 की गलवान घाटी की झड़प, जिसमें चीनी सेना के हाथों 20 भारतीय सैनिक मारे गए। एनालिसिस का कहना है कि इन घटनाओं को फिल्म की हीरोइक कहानी बनाए रखने के लिए छोड़ दिया गया। अब हम आते हैं एनालिसिस के आखिरी और शायद सबसे डिस्टर्बिंग हिस्से पर, यानी हाल के इतिहास को ही दोबारा लिखने की कोशिश। बात हो रही है अतीक अहमद हत्याकांड की। फिल्म में इसे कैसे दिखाया गया है? एक बिल्कुल साफ सुथरा, सफल इंटेलिजेंस ऑपरेशन।
लेकिन सोर्स का कहना है कि असलियत क्या थी? ये एक बहुत बड़ी कानून व्यवस्था की नाकामी थी, क्योंकि उस शख्स को पुलिस कस्टडी में लाइव टीवी पर मार दिया गया था। और इस टेक्निक को सोर्स एक नाम देता है, गैसलाइटिंग। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, जिसमें किसी इंसान या ग्रुप को उनकी अपनी यादों, अपनी समझ पर ही शक करने पर मजबूर कर दिया जाता है। मतलब फिल्म लोगों को ये बता रही है कि जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा, चाहे वो एटीएम की लाइनें हों या आतंकी हमले या फिर कस्टडी में हुई हत्या, वो असल कहानी थी ही नहीं। तो देखिए, ये किसी पुराने इतिहास को बदलने की बात नहीं है, ये तो उस कल की बात है जिसे हम सबने जिया है। और यहीं पर यह एनालिसिस हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई फिल्म लोगों की जी जागती यादों को ही फिर से लिखने लगे, तो फिर सच्चाई का मालिक कौन होता है?